हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन सीरीज के एक और सेशन में। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे 20 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 3 में बने जीके जीएस क्वेश्चन के डिस्कशन को। तो ये 27वीं शिफ्ट होगी जिसमें जीके जीएस के जो सवाल आप लोगों से पूछे गए थे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और ना सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे, उनके संबंधित आसपास की जो जानकारी जो आप लोगों को आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए पता होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो डिस्कशन को शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो करना है इस सेशन को लाइक करना। अगर आप कमेंट करके जाओगे तो वो और भी बढ़िया रहेगा, वरना आप लोग फिर बाद में मेरे को मैसेज करते हैं कि सर जी थोड़ा सा लाइक वाइक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए भी पहला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। मौसम पूर्वानुमान के लिए किस भारतीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है? विच इंडियन सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग? अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आर्यभट्ट भी दिया गया है, इनसेट 3D, कार्टोसैट और मंगलयान। ऑप्शंस में कई सारे ऐसे ऑप्शन है जिनको देखकर आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि आप आर्यभट्ट को यहाँ पर एलिमिनेट कर दोगे, इंडिया का ये फर्स्ट सैटेलाइट था, चलो यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। ये आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आर्यभट्ट को याद रखेंगे, ये कोई वेदर सैटेलाइट नहीं है। दूसरा इन्होंने दिया है इनसेट 3D, इस पर मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूं। तीसरा आप यहां पर कार्टोसैट को एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये जो कार्टोसैट है ना वो मैपिंग के लिए या फिर जैसे रिमोट सेंसिंग नहीं होता है उसके लिए यूज करा जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मैपिंग एंड रिमोट सेंसिंग। तो ये आप कार्टोसेट से रिलेटेड याद रखेंगे। और मंगलयान के ऊपर तो आपने मूवी भी देख रखी है, ये हमारा मार्स मिशन था। तो एक दो तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ही सकते थे, लेकिन फिर उसके बाद आता है आपका ये इनसेट 3D, इंडिया का एक एडवांस्ड मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट है जो वेदर फोरकास्टिंग करना या फिर साइक्लोन को ट्रैक करना या फिर जैसे बादलों की मॉनिटरिंग करना, कोई डिजास्टर आने वाला है उसको लेकर वार्निंग देने के लिए इसको यूज करा जाता है। और इसे इसरो ने लॉन्च किया था। और ये हमारे भारत का जो आईएमडी है, आईएमडी बोले तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम संस्थान है, उनको रियल टाइम वेदर का डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर ये इनसेट को लेकर आपसे पूछा जाएगा, ये इनसेट क्या है? ये है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और ये इनसेट 3D के अंदर क्या है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर साउंडर है वो नजर आते हैं। इसके अंदर आपको मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर दिए गए हैं, डेटा रिले सिस्टम को इसके अंदर शामिल करा गया है, तो इसलिए इसको इनसेट 3D का नाम दिया गया है। इवन जैसे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो उनकी प्रोडक्शन और जो बारिश होती है उन बारिशों के बारे में भी एस्टिमेट करने में ये आपका इनसेट 3D ही आपको हेल्प करता है। तो यहां पर बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरता है? विच ऑफ दीज इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पासेस थ्रू द इंडियन ओशियन? पनामा कैनल, सुएज कैनल, बेरिंग स्ट्रेट और ड्रेक पैसेज के नाम दिए गए हैं। ये जो चारों के चारों ऑप्शंस है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि पनामा कैनल है या फिर पनामा नहर है, आप न्यूज में सुनते रहते हैं, और इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए पनामा कैनल किस किस को कनेक्ट करती है? तो याद रखेंगे अटलांटिक को किससे जोड़ती है? ये पैसिफिक ओशियन से। तो इसको कनेक्ट करने का ये काम इस पनामा कैनल के द्वारा करा जाता है। तो ये इंडियन ओशन से इसका रूट तो पास नहीं करेगा। फिर दूसरे नंबर में दिया गया है आपको सुएज कैनल, यानी कि सुएज नहर। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये आपका सुएज कैनल करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर क्यों रहेगा? जैसे हम सुएज कैनल का जिक्र करते हैं तो आपको पता है ये मेडिटेरियन जो सी है उसको किससे कनेक्ट करता है? रेड सी से, उसको लाल सागर से कनेक्ट करता है। और ये एक तरीके से यूरोप और एशिया के बीच में एक शॉर्टेस्ट समुद्री ट्रेड रूट है। और इस रूट के जो जहाज है ना वो इंडियन ओशन से ही पास होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, सुएज कैनल को लेकर ये भी याद रखिएगा, ये आपका कहां पर लोकेटेड है? तो ये इजिप्ट, इसकी लोकेशन आपको आज के बाद याद रखनी है।
दूसरा सवाल कि सुएज कैनल को ओपन करा गया कब? 1869 में इसको ओपन किया गया था। जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है उसका ये मेन रूट है, चर्चा में भी है। एशिया यूरोप जो शिपिंग टाइम है उसको काफी रिड्यूस करता है ये, तो याद रखेंगे। बाकी बेरिंग स्ट्रेट भी आपने कई सारे एग्जाम्स में सुना होगा। अगर आपसे पूछो कि बेरिंग स्ट्रेट कहां पर नजर आता है, तो ये रशिया एंड अलास्का ऑफ यूएस के बीच में है। और ये ड्रेक पैसेज के बारे में आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो ये आपको नजर आएगा जो साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, और दूसरी तरफ आपको नजर आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, इसके बीच में आपको ये ड्रेक पैसेज नजर आएगा। ठीक है, तो इतना बहुत है, संबंधित जानकारी भी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। नेक्स्ट है, किस कानून ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 का स्थान लिया है? पिछले सेशंस के अंदर भी इस पर चर्चा कर चुका हूं। ब्रिटिशर्स के समय में आईपीसी 1860, इसको रिप्लेस करने के लिए अभी भारतीय सरकार ने बीएनएस, बीएनएस बोले तो भारतीय न्याय संहिता, जो कि आपको यहां पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसको इंट्रोड्यूस कराया, जो कि क्रिमिनल लॉज को आधुनिक करने के लिए आपका बनाई गई थी। ठीक है, तो उसके ये जो रिप्लेसमेंट वाला काम था ना, इसके अंदर 3 नए क्रिमिनल लॉज ये लेकर आए हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता जो कि बीएनएस है, ये किसको रिप्लेस कर रहा है? ये आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, ये हमें याद रखना है। दूसरी तरफ जो दूसरा क्रिमिनल लॉ लाया गया है वो लाया गया है बीएनएसएस। व्हाट इज दिस बीएनएसएस? ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया, ये भी आपको याद रखना है। और एक और लाया गया है जिसको कह रहे हैं हम बीएसए। व्हाट इज दिस बीएसए? ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, तो कुछ विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं या फिर जो टेररिज्म है, उस पर एक काफी स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस इसके अंदर लाए गए हैं। जो डिजिटल एविडेंस है उनको रिकॉग्निशन इसमें दी गई है। सेडिशन लॉ को इसके अंदर रिमूव करना या फिर उसको रीडिफाइन करने का काम करा गया है। ठीक है, बाकी लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं आंसर करना, ये सिविल लॉ से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी हम यहाँ पर आईपीसी के साथ रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने एविडेंस लॉ को रिप्लेस किया है। और यहाँ पर हम इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। तो याद रखेंगे इन सब बातों को। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 तक भारतीय रेलवे के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बताइए कौन है? तो यार ये जो अलग अलग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अध्यक्ष, उनकी अपॉइंटमेंट से संबंधित आपकी जो जानकारियां हैं वो आपको होनी चाहिए। तो आगे चल के किसी भी एग्जाम के अंदर जाएं तो स्पेशली इस रेलवे बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवेज के चेयरपर्सन को एक बार देख लें, या फिर ऐसे जो इंपॉर्टेंट हमारे देश के अंदर संस्थाएं हैं उनके चेयरपर्सन आप लोगों को पता होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सतीश कुमार जी हैं 2024 तक तो भाई ये बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ थे। रेलवे बोर्ड इंडियन रेलवेज को हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग एक तरीके से निकाय के रूप में नजर आता है, जो कि रेलवे का जो प्रशासन है या फिर उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो जो हम भारतीय रेलवेज की बात करते हैं, इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, ये सबको पता है, और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क में से एक जाना जाता है। ठीक है, तो कल को अगर ये पूछा जाए कि जो रेलवे बोर्ड है इससे आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे कि ये टॉप प्रशासनिक बॉडी है इंडियन रेलवे की। और जो चेयरमैन है वो रेलवे बोर्ड के सीईओ भी उनको कहा जाता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यादातर लोगों को आइडिया ही होगा, क्योंकि ऐसे संस्थानों के हेडक्वार्टर ही आपसे पूछ लेते हैं, नई दिल्ली के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय रेलवेज को कब शुरू करा गया, तो मैं यहां पर लिख दूंगा स्टार्टेड इन 1853। और पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो कहां से कहां तक चलाई गई थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। मुंबई टू ठाणे। अब मैं हिंदी में भी लिखा करूंगा यार, आधे मैंने देखा है बच्चे ना हिंदी लिखना पसंद करते हैं, मैं इंग्लिश भी लिखूंगा लेकिन। ठीक है,
तो अभी मतलब अभी जैसे आपने ये न्यूज़ पढ़ी है, तो ऐसा नहीं है कि बस आपने न्यूज़ पढ़ ली और इसी के बारे में आपने चीज़ें देख ली। आपको और भी जो रिसेंटली रेलवे के हाइलाइट्स हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भई वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। हमें कवच सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि भई जो ट्रेनों का कोलिजन होता है, उसको बचाने का, उसको प्रिवेंट करने का एक सिस्टम है, कवच सिस्टम। तो ये संबंधित जो बातें हैं ना यार, ये हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने कभी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी शुरू किया है, जो कि गुड्स वगैरह यानी कि वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने में तेज़ी लेकर आएगा। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर सतीश कुमार जी को 2024 सितंबर तक के चेयरपर्सन के रूप में आंसर करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धौली उड़ीसा की चट्टान को किस पशु के आकार में तराशा गया है? द रॉक एट धौली उड़ीसा हैज बीन स्कल्प्टेड टू रिजेंबल व्हिच एनिमल? अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्या है? हमने तो इसके बारे में नहीं सुना है। उड़ीसा के धौली में एक ये फेमस रॉक कट एलिफेंट का स्कल्पचर है। बहुत सारे लोग इसको विजिट भी कर चुके होंगे, अगर नहीं करा है कोई बात नहीं। जब कभी ऐसी न्यूज़ और फैक्ट सुना करो ना, तो एक बार देख लिया करो गूगल पर। अब ये जो एलिफेंट रॉक स्कल्पचर है ना, ये जो मौर्यन सम्राट कौन अशोक थे, उनसे संबंधित है। उससे उनसे संबंधित मतलब इसको माना जाता है। और ये स्कल्पचर अशोकन बौद्ध हेरिटेज के लिए एक इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है। तो ये धौली वही वाली जगह है। कौन सी वाली जगह माना जाता है इसको? जहां पर कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करा था। ठीक है, तो लोकेशन इसका धौली उड़ीसा याद रखिएगा। किससे संबंधित है? ये अशोक से संबंधित है। किसके लिए फेमस है? अशोकन एडिक्ट्स यानी कि अशोक के शिलालेखों को लेकर ये फेमस है। और अगर आपसे सिंबल पूछा जाए कि भाई ये किसको सिंबलाइज यानी कि किसका प्रतीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पीस एंड बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म से इसको संबंधित आप मान सकते हैं। कलिंग वॉर की बात यहाँ पर हुई है, कब लड़ा गया था? ये समय 261 बीसी आपको पढ़ाया जाता है। बहुत बड़ा इसमें नरसंहार हुआ था। अशोक ने वायलेंस छोड़कर यहाँ पर बुद्धिज्म को फिर अडॉप्ट किया था इस वॉर के खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाए जाने वाले जावा महोत्सव के प्रतीकात्मक मूल को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? Which of the following best reflects the symbolic core of the Java festival celebrated by the tribal girls in Jharkhand? अब ये आपसे फेस्टिवल्स के डिटेलिंग पूछते हैं। अब ये सीधे सीधे ये नहीं पूछते हैं कि भाई ये जो त्योहार है वो कौन से राज्य से संबंधित है। ये इन्होंने बता दिया है कि जावा फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है झारखंड की ट्राइबल लड़कियों के द्वारा। लेकिन इन्होंने सवाल में पूछा है कि इन चार में से बताओ कि कौन इस फेस्टिवल का सबसे बढ़िया तरीके से सिंबॉलिक कोर को रिफ्लेक्ट करता है। तो चलो एक एक करके इनके ऑप्शन ही हम यहाँ पर पिक करते हैं। पहला है, यह पूर्वजों की आत्माओं की वापसी का प्रतीक है और इसमें वैवाहिक सद्भाव के लिए उपवास किया जाता है। इट मार्क्स द रिटर्न ऑफ एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स एंड इन्वॉल्व्स फास्टिंग फॉर मैरिटल हार्मनी। जी नहीं, एंसेस्ट्रल स्पिरिट फास्टिंग जावा फेस्टिवल का मेन फीचर भाई नहीं है। दूसरा है, यह अनाज किन्वन और अलाव अनुष्ठानों के माध्यम से वन आत्माओं को सम्मानित करने के लिए किया जाता है, यानी कि इट इज परफॉर्म टू ऑनर फॉरेस्ट स्पिरिट्स थ्रू ग्रेन फर्मेंटेशन एंड बॉनफायर रिचुअल्स। फॉरेस्ट स्पिरिट की बॉनफायर रिचुअल ये डिफरेंट ट्राइबल रिचुअल से संबंधित है, ना कि इस जावा फेस्टिवल से। तो भाई ये भी हमने यहाँ पर गलत कर दिया। तीसरा है, यह एक प्रजनन संस्कार है जिसमें अंकुरित बीज और खरबूजे प्रजनन और संतान का प्रतीक होते हैं। इट इज अ फर्टिलिटी राइट वेयर स्प्राउटेड सीड्स एंड मेलन्स सिंबलाइजेस फर्टिलिटी एंड ऑफस्प्रिंग। ये वाली बात इस जावा फेस्टिवल को सही तरीके से सिंबलाइज करती है। राज्य झारखंड है, ट्राइबल लड़कियों के द्वारा सेलिब्रेट करा जाता है। स्प्राउटेड सीड्स यानी कि अंकुरित बीज इसका सिंबल है, जिसमें फर्टिलिटी, प्रोस्पैरिटी, ऑफस्प्रिंग, एग्रीकल्चर की प्रचुरता होना, ये सारे के सारे इसके रिप्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में वन का भ्रमण कौन करता है। ये इंपॉर्टेंट एपिक है, तमिल लैंग्वेज में लिखा गया शिल्पाधिकारम। तो ये कह रहे हैं कि इस आपके एपिक के अंदर कौन जाता है जंगल में विजिट करने के लिए। तो काफी डिटेल अगेन एक महाकाव्य का ये नहीं पूछ रहे हैं कि किसने लिख दिया, ये पूछ रहे हैं कि कौन गया था, क्योंकि उसकी स्टोरी अगर किसी को पता होगी तो वो बता पाएंगे। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि शिल्पाधिकारम तमिल लिटरेचर का एक फेमस महाकाव्य है। अब इसको लिखा किसके द्वारा गया है, ये दूसरा सवाल है। इसको लिखा गया है इलांगो अदिगल के द्वारा। देखो जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा कि ऐसे क्यों बोल दिया। इनके द्वारा ये लिखा गया है। और इस महाकाव्य में चेरा किंग, एक चेर राजा है जिनका नाम है सेंगुट्टवन। ये है वो, इनको इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है और फॉरेस्ट विजिट का जो रेफरेंस है वो भी इन्हीं सेंगुट्टवन से ही रिलेटेड है। तो ये जो सेंगुट्टवन वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो महाकाव्य है ना, ये एक इंपॉर्टेंट मतलब एक कैरेक्टर है कन्नगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कन्नगी। कन्नगी और कोवलन, कन्नगी और कोवलन की स्टोरी पर आधारित है। और ये तमिल कल्चर का एक इंपॉर्टेंट साहित्यिक कार्य माना इसको जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो इसके ऑथर है वो इंपॉर्टेंट है। लांगो अधिगल लैंग्वेज कौन सी है, तमिल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये फाइव ग्रेट तमिल जो महाकाव्य है उनका एक हिस्सा है। कन्नगी, कोवलन, सेंगट्टुवन इसके मुख्य कैरेक्टर्स हैं। तो याद रखिएगा, ये सेंगट्टुवन आपका करेक्ट हो जाएगा। चेरा डायनेस्टी के रूलर थे, इनको रेड चेरा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कबड्डी के इतिहास के बारे में कौन सा कथन सही है। ये दो कथन दिए गए हैं। विच स्टेटमेंट्स अबाउट कबड्डी हिस्ट्री इज और आर करेक्ट। तो एक एक करके स्टेटमेंट वाइज हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कबड्डी शब्द काउन बारडा से आया है, जो एक प्रारंभिक रक्षात्मक संरचना को दर्शाता है। कबड्डी कम्स फ्रॉम काउम्बड़ा डिनोटिंग एन अर्ली डिफेंसिव फॉर्मेशन। क्या ये करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो कबड्डी वर्ड कहां से आया है, उससे किससे लिंक है, ये हमारा क्लियर है। क्या बताता है, एक डिफेंसिव ग्रुप फॉर्मेशन को डिनोट करता है, ये वाली बात हमारी यहां पर करेक्ट रहेगी। दूसरा है नियम 1918 में बनाए गए, 1923 में मुद्रित किए गए और बड़ौदा टूर्नामेंट में इस्तेमाल किए गए। क्या ये बात एकदम करेक्ट है, ये वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कबड्डी के जो फॉर्मल रूल्स थे वो 1918 में फ्रेम हुए, 1923 में उनको प्रिंट करा गया और बड़ौदा टूर्नामेंट में इनको यूज करा गया वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल 1 और 2 आर करेक्ट वाला इस ऑप्शन यहाँ पर सही रह जाएगा। अब आपको इनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। हर स्पोर्ट्स से रिलेटेड फीचर्स हमसे पूछे जाते रहते हैं। दो टीम होती है, जो रेडर होता है वो ओपोनेंट कोर्ट में जाकर पॉइंट स्कोर करके आता है। कबड्डी कबड्डी कॉन्स्टेंटली इनको बोलना होता है, कॉन्टेस्टली बोलना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसमें ना 1918 में क्या हुआ, 1923 में क्या हुआ, वो तो आपको पता चल गया। इसका एक लिंक ना 1936 से भी है। वो क्या है कि ये जो बर्लिन में हुए ओलंपिक्स थे उसमें इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कबड्डी से लिंक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम विजयनगर शासकों को उनके शासनकाल के क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करता है। विजयनगर एम्पायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके रूलर्स के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली अरेंजेस विजयनगर रूलर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर राइन पीरियड्स। कृष्णदेव राय है, हरिहरा है और देवराया सेकंड है। तो ये नाम दिए गए। अब आप लोग मुझे बताइए, विजयनगर एम्पायर का डिस्कशन जब होता है तो साउथ इंडिया की पावरफुल एम्पायर जो कि 1336 में स्थापित करी गई थी और हरिहरा और बुक्का के द्वारा स्थापित करी गई थी। तो सबसे पहले तो भाई मैं हरिहरा वन को ही रखूंगा। तो बताओ कहाँ है हरिहरा वन, देखो यहाँ पर बी ऑप्शन में है वो। हरिहरा के बाद आप देवराया को मार्क करेंगे एंड देन उसके बाद आप कृष्ण देव राया को मार्क करेंगे।
तो यहाँ पर ये जो बी वाला ऑप्शन है भाई, ये इसमें करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या है ना, इन रूलर्स के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो हरिहरा वन है वो फाउंडर रूलर में से एक है। डायनेस्टी कौन सी थी ये वाली? ये संगम डायनेस्टी से लिंक रहे हैं। विजयनगर एम्पायर इन्होंने ही स्थापित किया था। फिर देवराया जो सेकंड है, इनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, काफी पावरफुल रूलर इनको माना जाता है। मिलिट्री और ट्रेड को इन्होंने स्ट्रेंथन किया। जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे उनका उन्होंने काफी इनकी बढ़ा चढ़ के वाहवाही करी है। ऐसे ही कृष्णदेव राया, ये सबसे ज्यादा फेमस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोस्ट फेमस कृष्णदेव राया को माना जाता है। ये कौन सी डायनेस्टी से थे? ये तुलुव डायनेस्टी से थे। तो ये संबंधित बातें पता होनी चाहिए। विजयनगर एम्पायर का गोल्डन युग आपके कृष्णदेव राया के समय में ही था। ठीक है। अच्छा, कैपिटल कौन सी थी वो भी आपको पता होता है विजयनगर एम्पायर की? हम्पी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत रक्षा अधिनियम 1915 ने कार्यपालिका को किसके करने का अधिकार दिया? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 empowered the एग्जीक्यूटिव टू डू व्हाट? अब यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है। ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर वन के दौरान पास किया था, ताकि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है और जितने भी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करा जा सके। अब यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं वो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है अप्रूव प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक निरोध को मंजूरी देना। ये काम था इसका या नहीं था? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट काम था भाई, यही करेक्ट आंसर इसके अंदर जाएगा। इसी एक्ट ने एग्जीक्यूटिव जो व्यवस्था थी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी, जिसमें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन करना, ट्रायल कर देना विदाउट नॉर्मल प्रोसीजर्स, प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, अरेस्ट कर लेना प्रॉपर जुडिशियल सेफ गार्ड्स के बिना। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसके बारे में बता दीजिए, यानी कि निवारक निरोध जिसको हम कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति को क्राइम करने से पहले अगर आपको आशंका है, आपको सस्पिशन है, तो उसके आधार पर आप उसको डिटेन कर लें। तो अंग्रेजों ने इसका यूज हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर जितने भी क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरीज थे उनको दमन करने के लिए किया था। ठीक है, तो ये पहला वाला एक करेक्ट चला जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहली बार भाग लिया और पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? एट विच समर ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया मेक इट्स फर्स्ट अपीयरेंस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड विन अ गोल्ड मेडल इन मेंस हॉकी? अगेन एक बड़ा इवेंट इन्होंने इस सवाल के अंदर पूछ लिया है। ये लंदन के समर ओलंपिक गेम्स, याद रख लीजिएगा भाई। इंडिया ने इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में पहली बार 1948 के लंदन ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। महिला हॉकी में इन्होंने यहां पर जाकर गोल्ड मेडल भी जीता। तो ये विक्ट्री हिस्टोरिकल थी, क्योंकि इंडिया रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। फाइनल में इन्होंने अंग्रेजों को यहां पर हराया था। तो ये 1948 लंदन का वेन्यू मेंस हॉकी के अंदर ओपोनेंट को फाइनल में अंग्रेजों को हराया इन्होंने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिस मोफेट द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज रेवोल्यूशनरी इनहेरिटेंस का केंद्रीय विषय क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक इंडियाज रेवोल्यूशनरी इनहेरिटेंस बाय क्रिस मोफेट? अगेन ऐसे इंपॉर्टेंट बुक से संबंधित आपसे थीम वगैरह पूछे जाने का ये एक नया अभी आजकल माहौल चल रहा है। तो ये जो क्रिस मोफेट है ना, इनकी एक पुस्तक है ये इंडियाज रेवोल्यूशनरी इनहेरिटेंस। ये मेनली जो भगत सिंह है ना उनकी पॉलिटिकल लेगेसी और उनकी एक तरीके से याद को एक्सप्लोर करती है। और इनकी इस किताब के अंदर बताया गया है कि कैसे भगत सिंह एक क्रांतिकारी आइकन बने। डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ने उन्हें किस प्रकार से बदला, उनको इंटरप्रेट किया। भारत की पॉलिटिकल जो इमेजिनेशन है उसमें उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे बना रहा।
तो ये हमें इस पुस्तक के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है आधुनिक भारत के आर्थिक सुधार और उदारीकरण की नीतियां। जी नहीं, ये कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन पॉलिसी को नहीं बता रही है मॉडर्न इंडिया के अंदर। द ग्लोबल कनेक्शंस ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज इन दी 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी में भारतीय क्रांतिकारियों के वैश्विक संबंध नहीं। द लेगेसी ऑफ भगत सिंह इन इंडियाज पॉलिटिकल मेमोरी एंड इमेजिनेशन, भारत की राजनीतिक स्मृति और कल्पना में भगत सिंह जी की विरासत को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, भगत सिंह जी के बारे में जानते हैं, एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर। HSRA, व्हाट इज दिस HSRA? ये था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे इनका संबंध, और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट। इंकलाब जिंदाबाद, डाउन विद इम्पेरियलिज्म जैसे फेमस स्लोगन्स इनसे संबंधित हैं, तो याद रखेंगे। रेगिस्तानी प्रदनकारी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड है, डेजर्ट इरोजनल लैंडफॉर्म से संबंधित इन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं। तो चलो एक एक करके स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं। पहला है, मशरूम चट्टानें जल अपर्दन से बनती हैं और आमतौर पर हिमनद घाटियों में पाई जाती हैं, यानी कि मशरूम रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर इरोजन एंड आर टिपिकली फाउंड इन ग्लेशियर वैलीज। क्या कह रहे हैं ये गलत है। मशरूम रॉक्स तो मेनली विंड एब्रेजन से होती हैं, विंड इरोजन नहीं, वाटर इरोजन नहीं, विंड एब्रेजन इससे होती हैं। डेजर्ट एरिया में बनते हैं, वाटर इरोजन से थोड़ी ना होती हैं ये। सेकंड है, टेबल चट्टानों का ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है जो एक संकीर्ण आधार द्वारा समर्थित होता है जो पठार जैसा दिखता है। टेबल रॉक्स हैव अ ब्रॉड फ्लैट टॉप सराउंडेड बाय अ नैरो बेस रिजेंबलिंग अ प्लेटो। मैं इसको भी गलत करूंगा। ये डिस्क्रिप्शन एक्चुअली में जो मशरूम रॉक्स होती हैं उनका है, ये टेबल रॉक्स का नहीं है। तीसरा है, पेडेस्टल रॉक्स आर रेमनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंट रॉक्स शेप्ड बाय विंड डिफ्लेशन एंड अब्रेजन। पेडेस्टल चट्टानें प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष हैं जो वायु अपस्फीति के घर्षण के आकार लेते हैं। ये सी वाला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। पेडेस्टल रॉक्स डेजर्ट की जो विंड इरोजन है उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मानी जाती है। तो ये मशरूम रॉक हो, पेडेस्टल रॉक हो, यरदंग हो, ज्यूग्यान हो, इन सबके बारे में पढ़ाया जाता है। फिलहाल यहाँ पर ये ओनली सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो मशरूम रॉक का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? विंड एब्रेजन की वजह से। यारदंग, यारदंग का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? विंड इरोजन की वजह से। और ये जो पेडेस्टल रॉक्स है इनका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? डिप्लेशन की वजह से भी और अब्रेजन की वजह से भी पढ़ाए जाते हैं आपको रॉक्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में रैंक और पदक प्रदर्शन को सही ढंग से दर्शाता है? ठीक है, तो अभी वही वाली बात है, करंट अफेयर रिलेटेड है। ये 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड के अंदर आयोजित करे गए थे। और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB, इसने इसके अंदर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया और मेडल टैली में इन्होंने पहली रैंक हासिल करी थी। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, वो करंट अफेयर बेस्ड है, इस पर अब क्या ही हम डिस्कशन करें। मतलब ऐसा हमें देख कर रखना है कोई भी इवेंट वगैरह होता है तो। राज्यों को सहायता अनुदान अनुच्छेद कौन से के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स आर प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ दीज फॉलोइंग आर्टिकल? तो हमारे संविधान का एक आर्टिकल 275 हमें रटाया जाता है। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो राज्य, मतलब राज्यों को ग्रांट्स इन एड पार्लियामेंट प्रोवाइड करे। और ये जो अनुदान होता है ना, इसमें मुख्यतः वित्तीय सहायता देना, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लेकर आना, उनके ट्राइबल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट करना, उनके लिए दिया जाता है। तो ये 275 इससे संबंधित है। इसमें कई सारे फीचर्स हैं कि जो केंद्रीय सरकार है वो राज्यों को अनुदान देती है, ग्रांट देती है। पर्टिकुलरली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और ट्राइबल वेलफेयर है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसके अंदर। तो ये ग्रांट्स इन एड से संबंधित 275 याद रखिएगा। 280 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम
फाइनेंस कमीशन से याद रखेंगे भाई, वित्त कमीशन। 265 भी इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है? ये टैक्सेशन से संबंधित है। 110 बताएगा ये आपके मनी बिल से संबंधित है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो जो उन्होंने पूछा वो हमने बता दिया। नेक्स्ट है, यदि कोई उपग्रह 24 घंटे की अवधि में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो क्या होगा? What happens if a satellite orbits Earth with 24-hour period? क्या वो अंदर की ओर स्पाइरल हो जाएगा? क्या वो स्थिर दिखाई देगा? पृथ्वी के बीच निकलता है, escapes अर्थ, देशांतर पर वो दोलन करता है, ऑस्किलेट्स ओवर लॉन्गिट्यूड? बताइए भाई। तो आपको पता है कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एग्जैक्टली 24 आवर में एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है और वेस्ट टू ईस्ट ही उसकी डायरेक्शन में अर्थ की रोटेशन के साथ मूव करता है, तो वो अर्थ से एकदम ऐसे लगेगा कि वो वहीं रुका हुआ है, यानी कि वो स्टेशनरी अपीयर करेगा। ठीक है, रेस्पेक्टिव उनकी जो मोशन है वो तो सिमिलर स्पीड से होगी ना। तो ऐसे जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ठीक है, कई सारी कंडीशंस होती हैं इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की, कि भाई अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में ऑर्बिट करना होता है, वेस्ट टू ईस्ट उसको मूव कराते हैं और 24 आवर ऑर्बिटल पीरियड उसको मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PNKMY के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद पात्र छोटे और सीमांत किसानों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? भाई ये जो स्कीम बेस्ड आपकी न्यूज होती हैं, पहले तो स्कीम्स आपको ज्यादातर पता ही होनी चाहिए, बट कभी कभी इसके अंदर अपडेट्स भी होते रहते हैं या चर्चा चलती है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो PMKMY, जिसको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हम कह रहे हैं, एक पेंशन स्कीम है जो कि छोटे और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए इसको लॉन्च करा गया था। और इस स्कीम के अंदर जो एलिजिबल किसान है उनको 60 साल के बाद 3,000 की मंथली पेंशन देने की बात करी गई, इसीलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता। अब कल कोई सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि इसको कब लॉन्च करा गया, तो 2019 में इसको लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। अब इसकी एलिजिबिलिटी भी कल को अगर पूछ ले, आजकल तो ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं, इसमें एज जो होती है ना वो 18 से 40 वर्ष की स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए रखी गई है, उनको ये दिया जाएगा आफ्टर क्रॉसिंग 60। तो ये सब चीजें हैं। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक यानी कि LPI मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको सुविधाजनक बनाने में किसी देश की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है? दी LPI यानी कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स प्राइमरली इवेलुएट्स अ कंट्रीज इफेक्टिवनेस इन फैसिलिटेटिंग व्हाट? अगेन एक अच्छा सवाल है, इकोनॉमिक्स पर आधारित है, अब इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो LPI यानी कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश करी जाती है। ये किसी कंट्री की जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है उसको कहीं ना कहीं मापने का काम करता है, कि भाई उनकी कस्टम्स की एफिशिएंसी कितनी है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसी है, उनकी शिपमेंट की इनकी ट्रैकिंग कैसी है, टाइमली वो डिलीवरी कर देते हैं या नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इस हिसाब से कौन सा जाएगा? क्या ये वित्तीय बाजार स्थिरता को देखते हैं? क्या ये ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स को देखते हैं? ये बी वाला ऑप्शन ही चला जाएगा यार, सीधे सीधे डिस्कशन से पता चला मैं। ठीक है, तो पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्व घाटे की गणना कैसे की जाती है? हाउ इज रेवेन्यू डेफिसिट डेफिसिट कैलकुलेटेड? रेवेन्यू डेफिसिट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है भाई वो होता क्या है। तो रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब जो सरकार है ना उसका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाए, मतलब खर्चा ज्यादा हो जाए आपकी इनकम से। तो इसका एक फॉर्मूला हमें पढ़ाया जाता है क्या, कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जितना खर्चा हुआ माइनस रेवेन्यू रिसीट यानी कि कितना आपका इनकम आया। अब रेवेन्यू रिसीट के अंदर क्या आता है? रेवेन्यू रिसीट के अंदर आपको जो टैक्स मिलते हैं
नॉन टैक्स रेवेन्यू शामिल होता है जिसमें फीस, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स ये सब चीजें होती हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें आपकी सैलरीज जो लोगों को जाती हैं, सरकारी एम्प्लॉयज को, सब्सिडी, पेंशंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो ये डेली फंक्शनिंग के एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि हाउ इज रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेटेड, तो आप कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ये ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर दूंगा भाई मैं यहाँ पर। सिंपल ही है, ऐसे कोई कथन कथन बहुत कठिन तो बात है नहीं इसमें। ठीक है। तमाशा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमाशा पर आधारित मैंने आपसे पहले भी बात करी है, ये महाराष्ट्र का एक फेमस थिएटर फॉर्म है। तो स्टेटमेंट देखते हैं इसमें कि इसके अंदर क्या क्या इन्होंने बोला है। यह एक मराठी लोक नाट्य शैली है जिसका मंचन अक्सर होली का शिमगा के दौरान गांव में किया जाता है। क्या ये करेक्ट है? ये बिल्कुल सही है। इट इज अ मराठी फोक थिएटर जनर ऑफन स्टेज इन विलेजेस ड्यूरिंग शिमगा होली का। तमाशा के परफॉर्मेंस एक तरीके से फेस्टिव जो ओकेजन्स है ना, या फिर गांव के जो मेले होते हैं वहां पर होते हैं, स्पेशली ये जो शिमगा फेस्टिवल है इसके राउंड में। दूसरा है, कोल्हाटी समुदाय पारंपरिक रूप से तमाशा मंडलियों से जुड़ा हुआ है। ये भी आपका करेक्ट रहेगा। ये कोल्हाटी कम्युनिटी हिस्टोरिकली तमाशा परफॉर्मेंसेस के साथ अपना संबंध रखती है। तो ये दोनों ही करेक्ट है, तो यहाँ पर बोथ आर करेक्ट वाली ये बात मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए भाई। पिंगली वेंकैया को भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है? पिंगली वेंकैया is widely credited for his significant contribution to the design of which national symbol of India? सभी लोगों को रटा हुआ होगा ये जो पिंगली वेंकैया है इनको इंडियन नेशनल फ्लैग, जो कि इन्होंने ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके डिजाइन में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के लिए इनको जाना जाता है। फ्रीडम फाइटर और फ्लैग डिजाइनर थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के सजेशंस के आधार पर हमारे इस ध्वज को विकसित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर के सिवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डॉक्टर के सिवन के बारे में बताइए करेक्ट क्या है। अगेन ये एक तरीके से ना, मतलब करंट अफेयर बेस्ड ही सवाल है। ये जो के सिवन है ये हमारे इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे। इंडिया के स्पेस मिशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने अदान मतलब अपना दिया। चंद्रयान मिशन इनके समय में हुआ। गगनयान को लेकर इनके समय में प्रेपरेशन हुई। पीएसएलवी, जीएसएलवी इनके समय में विकसित हुए। कई सारे मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने काम किया। तो लैड इसरो एंड लॉन्च न्यू स्पेस एडवाइजरी काउंसिल, ये पहला ऑप्शन है। तो क्या ये सही है? ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, पहला ही करेक्ट हो गया ये तो। डीआरडीओ और फाउंडेड रॉकेट स्टार्टअप नहीं। एचएएल इसरो के सर्व चेयरमैन नहीं। न्यू सैटेलाइट प्रोपल्शन मेथड नहीं। तो पहला वाला ही करेक्ट जाएगा बेस में। ठीक है, कोई करंट अफेयर में जो चीजें चल रही है उस पर देखो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में जो योजना अवकाश शब्द का क्या अर्थ है वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि जो प्लान हॉलिडे है। आपको 5 ईयर प्लान के डिस्कशन के दौरान बताया जाता है कि 5 ईयर प्लान के बीच में एक प्लान हॉलिडे आता है, जिसमें इंडिया में उस समय क्या हो रहा था, जब रेगुलर जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको टेम्पररी बेसिस पर रोक दिया गया था। तो कब से कब तक आया था ये? 1966 से लेकर 1969 वाला पीरियड, जिसमें 3 एनुअल प्लान चलाए गए थे। नॉर्मल 5 ईयर जो पंचवर्षीय योजना थी उनको कंटिन्यू नहीं करा गया था, क्योंकि उससे पहले चाइना के साथ हम 1962 में लड़ लिए थे, फिर पाकिस्तान के साथ हमारी 1965 में लड़ाई हो गई थी। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे देश के अंदर आ गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, भुखमरी और सूखा वगैरह भी पड़ गया था, रिसोर्सेज जो थे वो बहुत कम पड़ गए थे। तो यहाँ पर अगर करेक्ट वो बने, ऑप्शन बने, तो इन चारों में से कौन सा बनेगा? इमरजेंसी लोन डिसबर्समेंट से रिलेटेड है? नहीं। एनुअल बजट के सस्पेंशन से? नहीं। 5 ईयर प्लानिंग की डिसकंटिन्यूटी से संबंधित है? ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही चला जाए। ठीक है, चलिए। हालिया शोध अटलांटिक मेरिडिनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के संभावित रूप से कमजोर होने के संकेत देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एएमओसी में उल्लेखनीय मंदी या पतन का संभावित प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? क्या कह गया कभी? रिसेंट रिसर्च इंडिकेट्स अ पोटेंशियल वीकनिंग ऑफ द अटलांटिक मेरिडोनियल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइकली डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट स्लो डाउन और कोलैप्स ऑफ द एएमओसी। अब आप में से कई सारे लोग बोलोगे कि ये जो एएमओसी है ये है क्या है। तो एएमओसी अटलांटिक ओशन का एक बहुत ही मेजर ओशन करंट सिस्टम है, जो कि जो गर्म और ठंडी वाटर सर्कुलेशन होती है ना उसको मेंटेन करता है। अब इसका इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है गल्फ स्ट्रीम। तो ये हीट को ट्रॉपिक्स से नॉर्थ अटलांटिक का ट्रांसफर करने का काम करता है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। डिसरप्शन ऑफ ट्रॉपिकल मानसून सिस्टम ये है। इंक्रीज्ड कूलिंग इफेक्ट्स ओवर द नॉर्थ अटलांटिक पार्ट्स है। इंक्रीज्ड वार्मिंग इन द आर्कटिक रीजन, ये वाली बात यहां पर सही नहीं जाती भाई। ठीक है भाई, एएमओसी स्लो डाउन जनरली जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन है ना उसमें कूलिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। डायरेक्ट आर्कटिक वार्मिंग इसके साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वो है बट ये डिस्कस चलता रहता है इसके ऊपर। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। ये 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, अनुच्छेद 310 ब्रिटिश संवैधानिक प्रथा से लिया गया है। आर्टिकल 300 प्लस 310 इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। क्या ये सही है? ये हम करेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? आर्टिकल 310 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर इससे संबंधित है, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से लिया गया कॉन्सेप्ट है। अब आप बोलेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या है, तो इस डॉक्ट्रिन के अनुसार सिविल सर्वेंट प्रेसिडेंट या गवर्नर के प्लेजर पर अपना ऑफिस होल्ड करता है। दूसरा है यह है बिना जांच के सिविल सेवकों को हटाने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। जी नहीं, ये सिविल सर्वेंट को विदाउट इंक्वायरी उनको एब्सोल्यूट पावर से रिमूव करने की ग्रांट नहीं देता आर्टिकल 310। क्योंकि आर्टिकल जो 311 है उसमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करे गए हैं कि गवर्नमेंट बिना प्रॉपर प्रोसीजर और इंक्वायरिंग के नॉर्मल सिविल सर्वेंट को रिमूव नहीं कर सकती। तीसरा, आर्टिकल 311 लिमिट्स द स्कोप ऑफ आर्टिकल 310, बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा करेक्ट था, इसलिए हमने इसमें बी आंसर कर दिया। क्लियर? तो भाई ये था हमारे 20 सितंबर 25 के शिफ्ट नंबर 3 का डिस्कशन। इसको हमने मार्क कर दिया डन। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे इस ऐप पर मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करें और इसमें अवेलेबल जो कोर्स है CGL 25 PDF एंड वीडियोस उसमें आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहता हूं। लेकिन अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट होइए। अगर आपको अपनी तैयारी में मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैं अपने ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कनेक्ट करके उनको गाइड करता हूँ। क्योंकि आपको कोर्सेज वीडियोस वीडियोस तो दुनिया जहान के भी मिल रखे हैं, लेकिन पर्सनलाइज गाइडेंस मार्केट में नहीं है। तो इसीलिए किसी भी स्टूडेंट की उसकी तैयारी उसकी जर्नी में मैं हेल्प कर पाऊँ तो मैं इस तरीके से उनकी हेल्प करता हूँ। चलिए भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।